हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हम 2017 के जो कांस्टेबल के पेपर थे उनका डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि 40 से 44 क्वेश्चन के बीच में हर बार मैथमेटिक्स में पूछे गए थे, तो इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड करके सॉल्व किया है। जैसे पहले पार्ट में हमने 1 से 10 तक, दूसरे पार्ट में 11 से 20 तक, तीसरे पार्ट में 21 से 30 तक और चौथे पार्ट में 31 से लेकर लास्ट तक, यानी कि अगर 44 क्वेश्चन है तो 44 तक, 42 है तो 42 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। तो इसी क्रम में आज हम जो हमारे क्वेश्चन थे टोटल अभी 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। यानी कि जो पार्ट हमारा चल रहा है, आज 4th पार्ट हम पढ़ेंगे और ये पेपर नंबर 8 का डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले हम 7 पेपरों का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो जरूर देखें। इनसे आपको जो आगामी एग्जाम है, जैसे कि आपकी जेल प्रहरी का एग्जाम है, आपका जो आगामी कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, इनमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको पेपर में, क्योंकि आपने देखा है कि लगभग सेम कैटेगरी के लगभग क्वेश्चन का डेटा चेंज करके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको बहुत मदद मिलेगी इन पेपरों के माध्यम से आगामी पेपर की तैयारी करने में। और साथ में आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब वेटेज उनका क्या रहा। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 से हम देखेंगे लास्ट तक, जो भी आपको 30, 42 या 44 जहाँ तक भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आज का हमारा 31, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, यदि x/5 इक्वल टू x माइनस 1/6 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। दो तरीके आपके पास हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से x की वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा लें इस इक्वेशन को, और पहला तरीका ये आपका, ये दूसरा है, ये सेकेंडरी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथे पर अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपका समय थोड़ा चला जाएगा। तो सेकेंडरी है वो आपका ऑप्शन से। फर्स्ट आपको क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, फर्स्ट आपको प्रायोरिटी किसको देनी है कि सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि x अपॉन कितना दिया है 5 और इक्वल टू में क्या दिया है x माइनस 1/6। अब आपकी इसको कैलकुलेशन करनी है, मीन्स x का मान निकालना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा 5x माइनस 5। अब देखिए आप अगर 5 को इस तरफ ले जाते हैं तो x बचेगा, 6 में से 5x माइनस का x बचेगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 5। तो x की वैल्यू आपकी माइनस का 5 है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अगर क्वेश्चन आपका बड़ा है, लेंदी है, और उसमें हमें अगर सीधे सीधे जाने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम ऑप्शन से करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई लॉजिक लगा कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा है तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे तरीके से उसको करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। यहाँ बोल रहे हैं n² + 6n - 72 अपॉन n माइनस 6 को सरल कीजिए। अभी सरल कैसे होगा, सरल कैसे होगा भाई, जो आपको ऊपर दिया है वो एक वर्ग समीकरण है, n उसमें वेरिएबल है, यानी कि उसमें चर राशि क्या है n है, और एक वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण के हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करें, देखेंगे कि कुछ ना कुछ कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर दिया आपके पास n² प्लस का 6n माइनस का 72 और अपॉन में कितना दिया है n माइनस 6। ठीक है, अब आप देखिए सरलीकरण जब आप करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो आपके जो ऑप्शन है कहीं भी अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अपॉन वाली वैल्यू कट जाएगी। अब आप कन्फर्म है कि जब आप इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो n माइनस 6 उससे कट जाएगा। तो आपको 6 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 6 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना है 72। तो आप कहेंगे सर n², इसको आप लिख सकते हैं 12n माइनस 6n। 12 में से 6 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, और 12 6 72, प्लस का 12 माइनस का 6 तो माइनस का 72 हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अपॉन में कितना, तो आप कहेंगे सर n माइनस 6। ठीक है, n माइनस कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ से n कॉमन आ गया ऊपर से, तो यहाँ बचा n प्लस 12, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ गया तो n प्लस 12, और अपॉन में कितना है, तो आप कहेंगे सर n माइनस 6। ठीक, दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, n प्लस 6, n माइनस 6 तो बचेगा, n प्लस 12 कॉमन लेना है, 6 नहीं, n प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचा आपका n और यहाँ बचा माइनस का 6, और अपॉन में भी कितना है, तो आप कहेंगे सर n माइनस 6 है। n माइनस 6 से n माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो
तो फाइनली ऊपर क्या बचा, n+12। तो जब आपने इसको सरल किया तो आपका आंसर कितना आ गया, n+12 यानी कि n+12। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन बी में दिया है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। और हम आपसे कहेंगे कि कोई और तरीका इसके लिए ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीधा सीधा करने पे आप जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोण ए बराबर 50 हो तो कोण बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ए बराबर 50 है तो कोण बी आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा कोण आपको दिया है और किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 50 डिग्री, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये कितना है, तो ये भी 50 होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए अगर हम इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को नाम देके इनको मिला देते हैं, ये वाली रेखा को इस रेखा से मिला देते हैं, तो ये अगर इसको नाम हम देते हैं सी और डी, तो सी डी क्या होगी, जीवा होगी। अब जीवा क्या होती है, तो जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसकी जीवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जीवा। अगर मान के चलिए इन दो बिंदुओं को हम नाम ए और बी दे दें, ठीक है, क्या दे दें, ए और बी नाम दे दें, तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उसकी जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप कहेंगे वो उसका व्यास होती है। तो यह एक दो पॉइंट ये हैं, इनको आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवा क्या होती है। जीवा की हम बात करें तो आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि पर, वृत्त के नहीं, वृत्त की परिधि पर, तो आप यहाँ लिख लीजिए वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, स्थित दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा कहलाती है, उसकी जीवा कहलाती है। ये तो हमारी जीवा की परिभाषा हो गई। ठीक है, जीवा कहलाती है। और अगर हम बात करें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो उसका व्यास होती है। तो अगर हम बात करें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। अब देखिए दोनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं कैसे। अगर आपने एक ये वृत्त बनाया, ठीक है, इसकी परिधि पर हमने मान के चलिए दो बिंदु रख दीजिए, यहाँ पर एक बिंदु ए और एक बिंदु ये रख दिया ए, और एक बिंदु रख दिया बी। अब इस ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा भी हम बना लेते हैं। ये रेखा बना दी हमने ए और बी, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। अब जैसा कि हमने बोला कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो उसके केंद्र से होकर जाए, जो उसके केंद्र से होकर जाए, क्योंकि केंद्र से होकर जाएगी वही सबसे बड़ी होगी। उससे पहले और उसके बाद में कोई भी जीवा सबसे बड़ी नहीं होगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अब यही वाली है। अगर ये केंद्र से होकर जा रही है, इसको नाम हमने ए और बी दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी व्यास कहलाएगी। ये क्या हो गई, व्यास। व्यास को हम डायमीटर डी बोलते हैं, और डी की जो वैल्यू होती है वो त्रिज्या का 2 गुना होती है। जो त्रिज्या का क्या होती है, 2 गुना होती है। चलिए कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं हम वृत्त के कुछ जनरल फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त में हम ये भी चीज़ समझ लें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त में हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की सबसे पहले, तो क्षेत्रफल आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम उसकी परिधि की बात करें कि परिधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। इसके अलावा हम बात करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए अगर एक वृत्त है और इसमें ये दो बिंदु हैं ए और बी, उसकी परिधि पर स्थित, इन ए और बी से इसके केंद्र को अगर आप मिलाते हो, तो ये त्रिज्याओं के बीच में जितना भी क्षेत्रफल बन रहा है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। और इन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण आपको जरूर दिया होगा, वहाँ पर कितना थीटा दिया है, मान के चलिए
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्य खंड में थीटा बटे 360 आ जाएगा, मतलब जो दो बिंदु थे उनके द्वारा वृत्त की केंद्र पर कितने का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं एक और चाप की लंबाई की। मतलब अगर ये ए बी आपका क्या है, चाप है, तो अगर ये ए बी कितना है, चाप है, और इसकी लंबाई स्मॉल एल है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो चाप की लंबाई, तो हम बात करते हैं चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई होती है। एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जैसे हम बोलें कि कोण बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। जैसे हम कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा हो गया। चाप की बात करें तो चाल एल हो गई, त्रिज्या मतलब एल हो, आर हो गई, स्मॉल आर। अब जहाँ पर थीटा की अगर बात करें, जो कोण है वो किस में होगा इसका मान, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, इसका मान रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। इसका मान रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने वृत्त के बारे में जानी। चलिए, तो ये हमने वृत्त के बारे में क्या क्या जान लिया भाई, कि वृत्त की जीवा क्या होती है, उसका व्यास क्या होता है। वृत्त की जीवा उसका व्यास हमने जान लिया, वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसके बारे में जान लिया। साथ में हमने जाना कि भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और कोण बराबर क्या होता है। इस पर आपकी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और कांस्टेबल के एग्जाम में देखा गया है कि हर बार एक क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ भी आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की, कि यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि एक आपको वृत्त दिया है जिसमें कोण ए बराबर 50 है, कोण बी का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको आपको और देखना है अभी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपका लगेगा कि जब एक वृत्त में एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनते हैं उनका मान कैसा होता है, समान होता है। कितने भी कोण बने एक ही जीवा द्वारा, ध्यान रखना इन सबका मान कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर समान होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो चार कोण बन रहे हैं, इन चार कोण को अगर हम अलग अलग नाम से डिनोट कर दें, जैसे हमने बोला कि ये वाला जो कोण है वो x है, ये वाला कोण कैसा है, y है, ये वाला कोण आपका स्मॉल a है और ये वाला कोण स्मॉल b है। लेकिन आपको नोट क्या करना है, आपको दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि एक ही जीवा द्वारा, अब एक ही जीवा कौन सी है, तो जीवा की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कैपिटल A कैपिटल B है, तो ये आपकी क्या होगी, जीवा हो गई। तो एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर, एक ही ओर की परिधि पर, ठीक है ना, एक ही ओर मतलब या तो दीर्घ वृत्त में या दीर्घ वृत्त में बने या लघु वृत्त में बने। तो एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण कैसे होते, समान होते। तो इस चीज़ को और आप नोट कर लें कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा देखिए यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से निकलेगा हमारा कि कोण x बराबर कोण y बराबर कोण a बराबर कोण b होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सारे के सारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब देखिए क्वेश्चन में तो कुछ भी दम नहीं है आपके, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो क्वेश्चन परेशान करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए की वैल्यू 50 है, तो भाई ये 50 हो गई। कोण बी की वैल्यू आपको बतानी है, ये जीवा हमने बना दी थी कितनी, CD। तो एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे कि कोण ए बराबर किसका होगा, कोण बी के होगा। तो अगर कोण ए का मान 50 है तो कोण बी भी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोण बी भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई 50 डिग्री, तो देख लीजिए भाई 50 डिग्री जो है ऑप्शन ए में आपको दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। साथ ही हमने समझा कि वृत्त की जीवा क्या होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर हम बात करें तो वो केंद्र से होकर जाती है और वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ पर दिया है कि कोण ए बराबर 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 1 है, तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए जबकि दो रेखाएं समांतर हैं। अब दो रेखाएं समांतर हैं तो देखिए यहाँ मेंशन नहीं किया, हम आपको बता दें कि ये दिख रही है आपको एल और एम, इसको नाम दे दिया, ये समांतर है। और ये आपका एन रेखा होगी जो ट्रांसवर्स है, यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि कोण 2 दुगना है कोण 1 का, तो ये वाला जो कोण है वो 2 है और ये वाला कोण कितना है, 1 है। जबकि कोण 2 क्या है, दुगना है कोण 1 का, तो कोण 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, पहली चीज तो दी है कि कोण 2 कोण दुगना है कोण 1 का, और जो कोण 1 और जो कोण 2 है आपको बता दें कि दोनों कोण क्या बनाते हैं मिलकर, कोण 2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। रेखीय युग्म क्या होता है, एक रेखा पर अगर दो कोण आपको ये दिए हैं x और ये दिया है y, तो ये जो x और y होता है ये रेखीय युग्म कहलाते हैं, और इनका योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर x प्लस y 180 के बराबर होता है। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रेखा पर जो पूरा एक कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये पूरा जो कोण बनेगा 2 और 1 मिलाकर ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180 के। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आप कहेंगे सर कोण 2 का मान निकालना है। तो यानी कि 1 को तो हमें यहाँ से खत्म करना है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से निकालने पहले तो आप क्या आएगी, तो कोण 1 का मान आएगा यहाँ से कोण 2/2। कोण 2 को 2 से काट मत देना, ये गलती मत कर देना क्योंकि वो कोण को मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो 1 की जगह पे आप लिख लीजिए कोण 2/2 प्लस में कोण 2 प्लस में 1 बराबर में 180, प्लस में नहीं बराबर में कितना 180 डिग्री आपको दिया है। तो चलिए बराबर में हमने 180 लिख लिया। जब आप सॉल्व करेंगे इसके नीचे अपन में 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस 2 कोण 2, और 2 जो अपॉन में आएगा उसको ऊपर लेगा इधर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कोण 2 बराबर में 360। 3 से ये कट जाएगा कितने बार, तो कोण 2 का मान आ जाएगा 120। तो 120 डिग्री आपको एक कोण 2 का मान आ गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, काफ़ी इजी है, आपको बात समझ में आ गई। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो रेखीय युग्म के बारे में, उस माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या एक रेखा का कोण कितने का होता है 180। ठीक है, एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें जानी, उनको एक बार मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय युग्म की, कि रेखीय युग्म होता क्या है। रेखीय युग्म की बात कर लेते हैं हम कि रेखीय युग्म होता क्या है। तो देखिए जब एक रेखा पर दो कोण बनते हैं, जैसे ये कोण ए बन रहा है और ये कोण बी बन रहा है, तो रेखीय युग्म क्या कहलाते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण जिनका एक शीर्ष कैसा हो, कॉमन हो। तो देखिए एक शीर्ष इसका कॉमन आ जाएगा और एक भुजा कॉमन हो, तो ऐसे कोणों को हम रेखीय युग्म कहते हैं। जैसे अगर हम इसको नाम देते हैं कि ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है, तो देखिए इसमें बी पॉइंट कॉमन है दोनों में। बी क्या है, दोनों कोणों में कॉमन है, बी क्या है कॉमन है, और एक रेखा ए बी भी क्या है, तो ए बी भी क्या है, तो आप कहेंगे ए बी भी रेखा कॉमन है। किस में कॉमन है, तो दो कोणों में। अब वो दो कोण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कोण ए बी सी, यानी कि कोण ए बी सी ये कितना है, स्मॉल ए बी है, और हम बोले कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी इसमें ये कितना है, स्मॉल ए है। तो देखिए एक रेखा कॉमन हो गई ए बी और एक शीर्ष इनका ओवेनिस्ट है, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। और इनका योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है 180। ठीक है, ये कितना होता है 180, इसको आपको याद रखना है। दूसरा हमने आपको बताया एक रेखा का कोण, एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल के नाम से भी इसको जानते हैं।
जो रेखा का कोण होता है, मतलब एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज ABCD में यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बात किया है कि समचतुर्भुज दिया है ABCD, AC आप जानते हैं क्या विकर्ण होता है और BD भी क्या होता है आपका विकर्ण होता है। AB की लंबाई आपसे पूछी गई है, मतलब भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो देखिए हम बात करें कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज होता क्या है, अगर सबसे पहले इसकी बात करें, इसको हमने नाम दिया A B C और D। ये हम क्या ले रहे हैं, एक समचतुर्भुज। ये क्या बनाया हमने, तो समचतुर्भुज। अब हम समझ लेते हैं कि भाई समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज में अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं और साथ में विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर भी होती हैं। तो एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, साथ ही सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। पर इसमें सभी कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ठीक है, योग नहीं, सॉरी, सभी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। जैसे कि वर्ग और आयत में सभी कोण, यानी कि प्रत्येक कोण की हम बात करें तो 90-90 डिग्री का होता है, तो यहाँ समचतुर्भुज में नहीं होता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समचतुर्भुज में क्या क्या होता है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर स्मॉल a, सभी बराबर होते हैं आपस में। साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी विपरीत भुजाएं बराबर है, यानी कि AB बराबर DC, ये वाला हो जाएगा। और साथ में AB समांतर भी होता है किसके, DC के। दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम बात करें तो AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये तो होना ही होना है। और साथ में AD जो है वो समांतर हो जाता है किसके, BC के। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो इसके विकर्ण होते हैं, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, समचतुर्भुज के विकर्ण, एक AC होता है एक BD होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC परपेंडिकुलर होता है किसके, तो आप कहेंगे BD के। साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इसको नाम O दे दें, तो ये OA बराबर होगा किसके, OC के, और OB बराबर होगा किसके, OD के। ये भी चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर किसके होता है, BD के, और OA बराबर किसके, OC के, और OB बराबर किसके, OD के। बस इतने से आपका काम चल जाएगा समचतुर्भुज में। इसके क्षेत्रफल को और जान लें थोड़ा सा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है आधार उसके सापेक्ष ऊंचाई। अगर इसके सापेक्ष ऊंचाई आप बना देते हैं यहाँ पर स्मॉल h, तो ये हो जाता है A इंटू एच। इसके परिमाप की अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो इसका जो परिमाप होता है 4 इंटू A होता है। लेकिन अगर इसके आपको विकर्ण दे दें और फिर क्षेत्रफल पूछ लें, यानी कि विकर्णों की लंबाई D1 D2 दे दें, यानी कि डायगोनल आपको दे दें, तब आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 D2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जब उसके विकर्ण दिए हों। जैसे हमने आपको यहाँ पर AC क्या है, तो अगर हम AC बोलें तो हमने बोल दिया कि AC विकर्ण की लंबाई D1 है और जो BD विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, D2 है। यहाँ पर D1 D2 क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज के लिए बारे में सफिशिएंट नॉलेज है आपके लिए, जो आपको मदद देगी एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि एक समचतुर्भुज ABCD में AC और BD 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो आपको A भी बताना है, मतलब उसकी भुजा बतानी है। तो चलिए बना लेते हैं एक समचतुर्भुज और समझ लेते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज सबसे पहले बना लीजिए। तो हमने बना लिया A B C और D, एक समचतुर्भुज है। इसमें ये विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। और आपको पता है समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस पॉइंट को अगर हमने नाम दे दिया O, तो O पे अगर ये काट रहे हैं, तो अब समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात ये है भाई कि ये जो OA है और जो OC है ये बराबर होगा किसके, OD और OB के।
अब आपको दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर आपको दिया है AC। AC कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि OC कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये AC का आधा हो जाएगा। तो अगर हम OC की बात करें तो OC क्या हो जाएगा, AC का आधा हो जाएगा, क्योंकि सम डिवाइड करते हैं विकर्ण। तो OC की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि OD कितना है, अगर OD कितना है तो आप कहेंगे सर हमारे पास कितना BD दिया हुआ है, BD कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। अब BD आपको 6 सेंटीमीटर दिया, तो BD का कितना, ये आधा है OD, तो BD का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। BD कितना दिया 6, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास ये वाली भुजा आ गई, ये वाली भुजा आ गई, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि आपके पास ये वाली भुजा आ गई, यानी कि OB आ गई और OC आ गई। OB की बात करें कितनी है, तो आप कहेंगे 3, OC की बात करें तो कितनी है, आप कहेंगे 4। तो हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे BC निकालनी है, BC निकालनी है। भाई पूछा भले ही AB गया है, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है। मतलब कोई भी एक भुजा निकालते हैं वो सारी आपस में बराबर होती हैं। तो सम चतुर्भुज में जब सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारे लिए अब ये मायने नहीं रखता कि हम AB निकालें। अगर हम BC भी निकालते हैं तो जो BC का मान होगा वही AB भी होगा, क्योंकि सभी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं सम चतुर्भुज में, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम कहेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OCB में, राइट एंगल ट्राइंगल OCB में। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल OCB में बात करें तो आपको पता है कि BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर OC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर OB का स्क्वायर, यही कंडीशन होगी, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर OC की वैल्यू आपके पास है कितनी, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर। OB की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 16 और ये हो गया 9 बराबर में कितना 25। तो आपके पास BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो BC कितना हो जाएगा √25 यानी कि 5। तो BC 5 आ गया, तो AB भी कितना होगा आपका 5 ही होगा। तो AB की वैल्यू कितनी है 5, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। तो आपका AB कितना निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है आपको भाई, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देखिए समचतुर्भुज के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम इतना आप समझ रहे हैं कि समझदार हैं, कितना लगाने की जरूरत नहीं। आपको पता है ये ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 और 5 का। सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है जो कि एक क्रमिक संख्याओं के रूप में होता है। तो अगर एक भुजा आपको 3 दी और एक 4 दी और ये समकोण त्रिभुज है तो ये 5 हो जाएगा। ये ओबियस है, ये सबको पता है, ठीक है। पर लेकिन हम आपसे हर बात बोल रहे हैं कि हर तरीका आपको बताने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अगर बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट बताना शुरू करेंगे तो उनको समस्या आएगी। तो हमें सबको लेकर चलना है, आपको भी देखना है, साथ में जो आपके भाई बंधु हैं जो अभी बिल्कुल उठे हैं तैयारी के लिए, तो उनको भी बताना जरूरी है कि चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण निम्न होगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की हम बात करें अगर, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें AB बराबर होगा DC के और AD बराबर होगा BC के, और साथ में ही कैसी होंगी, समांतर भी होंगी। और इसके जो दो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ना कि समकोण पर। ये चीज़ आपको विशेष तौर से याद रखनी है। इसमें जो विकर्ण AC होता है और जो विकर्ण आपका BD होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं करते। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते।
यानी कि अगर ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं तो ये ओ सी बराबर हो जाएगा आपके ओ ए के, और जो ओ डी है वो बराबर हो जाएगा ओ बी के। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। चलिए तो एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि इसमें क्या होती है, विपरीत भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी बराबर डी सी होगा। साथ ही ए बी जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, डी सी के। तो विपरीत भुजाएं बराबर हो गई और समांतर हो गई। दूसरा अगर हम बोलें तो ए डी बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे किसके, बी सी के, और साथ ही ए डी जो है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बोलें कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम बोलें कि ओ ए बराबर किसके होगा, ओ सी के, और ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के। ठीक है, और बाकी सेम कंडीशन है कि इसके विकर्ण अभी हम पढ़ चुके हैं। इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं। साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। तो ये कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, आसन्न कोणों की। तो आसन्न कोण मतलब क्या होते हैं, तो देखिए अगर हम एक समांतर चतुर्भुज फिर से ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी इसको नाम दे दिया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, आसन्न होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी आसन्न कोण है। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी भी आसन्न कोण है। कोण सी और कोण डी भी क्या है, आसन्न कोण है। कोण डी और कोण ए भी क्या है, आसन्न कोण। यानी कि ये वाला और ये वाला आसन, बी और सी आसन, सी और डी आसन, डी और ए आसन होगा। अगर आप एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपको आसन कोणों के जोड़े मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ए और बी हो गया, तो ए और डी हो जाएगा, डी और सी हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आसन कोण होते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में समांतर ये क्या बना दिया हमने भाई, ये सब के सब क्या थे, आसन कोण है। ये क्या है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये सब के सब क्या है, आसन कोण है। ठीक है, ये आसन कोण के हमने जोड़े बना दिए। तो आपको बात समझ में आ गई। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। समांतर चतुर्भुज में अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज में, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण निम्न होगा। तो आपको बड़े वाले कोण का मान बताना है कितना। तो देखिए इन्होंने बोला 3 और 2 के अनुपात में आसन्न कोण, मतलब अगर एक कोण आपका 3 है तो दूसरा कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं दोनों का योग कितना, 5। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। तो 5 से इसको काटेंगे आप तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 5 × 3 = 15, 5 × 30 यानी कि 36 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा क्या है, बड़ा वाला कोण। बताइए 3 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 3 बड़ा होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 दिया होता है 108 डिग्री, यानी कि बड़ा वाला कोण कितना आ गया आपका, 108 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है 108, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई, क्लियर है सारी बातें। चलिए अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।